होटल राजमहल एपिसोड 5 अधूरी इच्छाएं। जवाब तुम्हें खुद पता करना होगा विशाल। मल्लिका के कहे ये शब्द बार बार विशाल के कानों में गूंजते जा रहे होते हैं। विशाल बौखला जाता है। मैंने तो ये नौकरी करने से पहले कभी मल्लिका शेखावत का नाम भी नहीं सुना था। फिर मेरा क्या रिश्ता है इसके साथ? मैंने ऐसा क्या किया है उसका जो मेरी जिंदगी का ये हाल हो गया है? विशाल अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर रिसेप्शन के टेबल के नीचे पड़े एक रजिस्टर पर जाती है। विशाल कांपते हाथों के साथ उसे उठाता है तो उसे उस रजिस्टर के आगे के कुछ पन्ने जले हुए मिलते हैं और उसे आखिरी पन्ने पर रिसेप्शनिस्ट के नाम की लिस्ट मिलती है, जिसमें विशाल को अपना नाम भी दिखाई देता है। विशाल के नाम के ऊपर एक और नाम लिखा होता है, अमित ठाकुर। विशाल सोचता है कि शायद यहां पहले काम करने वाले आदमी को कुछ पता हो कि आखिर ये मालकिन चाहती क्या है। इसीलिए विशाल उसका नंबर और पता नोट कर लेता है। अगली सुबह विशाल सबसे पहले अमित ठाकुर के नंबर पर कॉल करता है। सामने से आवाज सुनकर विशाल पूछता है, हेलो अमित, तुम पहले होटल राजमहल में रिसेप्शनिस्ट का काम करते थे ना? लेकिन सामने से किसी की आवाज नहीं आती और फोन खुद ब खुद कट जाता है। विशाल जब दोबारा फोन करता है तब फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तभी विशाल के कानों में किसी की हंसी गूंजने लगती है और एक अदृश्य आवाज सुनाई देती है, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा विशाल। विशाल इस बात को नजरअंदाज करते हुए बड़बड़ाता है, मुझे इस सब का अंत करना है, जिसके लिए अगर मुझे जमीन खोदकर भी अमित ठाकुर को निकालना पड़े तो भी मैं वो करूंगा। विशाल सीधे अमित ठाकुर के घर के एड्रेस की ओर निकल पड़ता है। विशाल उस रिसेप्शनिस्ट के घर पहुंच जाता है और बेल बजाकर अंदर से किसी के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में एक 40-45 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आंखों को हाथों से रगड़ता हुआ बाहर आता है। सुबह सुबह अपने घर के बाहर विशाल को इतनी खराब हालत में देखकर पहले तो वो आदमी हैरान रह जाता है और कुछ देर रुककर फिर विशाल से पूछता है, कहिए क्या काम है? विशाल पूछता है, ये अमित ठाकुर का ही घर है ना? उस आदमी ने जम्हाई लेते हुए कहा, जी नहीं, वो लोग तो कुछ दिन पहले ही ये घर छोड़कर चले गए। ये जवाब सुनकर विशाल की उम्मीद टूट जाती है, पर फिर भी वो एक कोशिश करते हुए पूछता है, क्या आपको पता है कि वो अब कहाँ रहते हैं? बिना सोचे समझे उस आदमी ने कहा, जी नहीं, मैं नहीं जानता। इतना कहकर वो आदमी घर के अंदर जाने लगता है। तभी विशाल उन्हें रोकते हुए कहता है, देखिए, मेरा अमित से मिलना बेहद जरूरी है, आप प्लीज मेरी मदद करिए। अगर आपको कुछ भी पता है तो मुझे बताइए प्लीज। विशाल को परेशान देखकर कुछ सोचकर उस आदमी ने कहा, अच्छा देखिए, हमारे घर से ठीक सामने जाकर दाएं मुड़ेंगे ना तो आपको बंसीलाल की परचून की दुकान दिखाई देगी। एक बार आप उनसे पूछिए, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोगों के घर बंसीलाल की दुकान से ही सामान आता है और अच्छी बोलचाल भी है, तो वो हो सकता है वो अभी भी अमित के घर राशन पहुंचाते हो। आप उनसे एक बार पूछिए। विशाल उन्हें थैंक यू कहकर बौखलाई हालत में भागकर उस दुकान की ओर बढ़ता है। विशाल हाफते हाफते खुद को संभाल कर पूछता है, क्या आप ही बंसीलाल हैं? वो आदमी जवाब देता है, जी हाँ, हम ही बंसी है, कहिए क्या बात है? विशाल आगे पूछता है, क्या आप जानते हैं कि कोठी नंबर 703 में रहने वाले अमित ठाकुर घर बदलकर कहाँ गए हैं? बंसीलाल ने जवाब दिया, नहीं भैया, ये तो हमें नहीं पता। जब से वो यहाँ से गए हैं तब से वो हमसे दोबारा नहीं मिले। ये सुनकर विशाल बहुत उदास हो जाता है और वो जैसे ही मुड़कर जाने लगता है तभी उसे एक अजनबी पीछे से आवाज देकर कहता है, तुम अमित ठाकुर को ढूंढ रहे हो ना? विशाल हैरानी से मुड़कर उस आदमी की तरफ देखता है। इस आदमी को विशाल ने आज से पहले कभी नहीं देखा होता। विशाल बोलता है,
जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें अमित कहां मिलेगा। बस आओ मेरे साथ। विशाल बिना कुछ कहे उस आदमी के साथ पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो आदमी विशाल को एक शराब के ठेके पर लेकर जाता है और एक तरफ इशारा करके कहता है, वो जो शराब के नशे में धुत होकर जमीन पर पड़ा है ना, वही अमित है। विशाल जाकर उस आदमी को गौर से देखता है और पहली नजर में ही वो उसे पहचान जाता है। यही वो आदमी था जिसने पहली रात को होटल राजमहल में विशाल को अपनी जगह पर नौकरी दी थी और देते ही भाग गया था। लेकिन जैसे ही विशाल उस आदमी को शुक्रिया करने के लिए मुड़ता है जो उसे अमित ठाकुर के पास लाया है, वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वहां पर कोई आदमी नहीं होता। विशाल हैरानी से चारों तरफ नजर घुमाता है लेकिन उसे वो आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो वो आदमी यही था, ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गया वो? विशाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन इन सब ख्यालों को दरकिनार करते हुए वो सीधे अमित की ओर बढ़ता है। अमित को बेहोश देखकर विशाल वहां रखी एक बोतल से उस पर पानी के छींटे मारता है और जैसे ही अमित कुछ होश में आता है वो अपने सामने विशाल को देखकर घबरा जाता है। विशाल उससे बोलता है, अमित ठाकुर। पहला मौका मिलते ही अमित वहां से भागने लगता है लेकिन विशाल उसका पीछा करता है और उसे दबोच लेता है। अमित अपने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन विशाल अमित को सहारा देकर उठाता है और पास की चाय की टपरी पर उसे लेकर जाता है। 2 गरम चाय के प्याले विशाल और अमित के सामने एक लड़का रखकर चला जाता है। अमित जल्दी से चाय को उठाकर पीने लगता है। विशाल तभी अमित से कहता है, देखो भाई, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत आखिर चाहती क्या है? अमित विशाल की ओर देखकर रोने लगता है। मुझे ये सब नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, दूर रहो मुझसे। विशाल एक बार फिर कोशिश करते हुए कहता है, देखो, तुम्हें कुछ तो पता होगा। जिस मुश्किल से तुम जान बचाकर निकले हो, मैं उसी मुश्किल में फंस गया हूं। प्लीज मेरी मदद करो। अमित एक बार विशाल को घबराई नजर से देखता है और फिर बोलता है, मुझे मल्लिका मैडम ने बस तुम्हारे घर जॉब ऑफर लेटर भेजने को कहा था, वो मैंने तुम्हें भेज दिया था। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। अमित की बात सुनकर विशाल स्तब्ध रह जाता है। इसका मतलब मल्लिका ये चाहती थी कि मैं होटल राजमहल में नौकरी करूं, लेकिन क्यों? अमित रोते हुए कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे, तो मुझे बख्श दो। इतनी देर में वहां मिट्टी पर कुछ लोगों के कदमों के निशान नजर आने लगते हैं जो विशाल और अमित की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी आकृति और शरीर कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये देखते ही अमित जोर जोर से रोने लगता है, वो आ गए, वो लोग आ गए। इतना कहते ही अमित वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। विशाल भी ये देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी वहां से कदमों के निशान गायब हो जाते हैं। सारा दिन विशाल के दिमाग में बहुत से सवाल गूंजते रहते हैं। आखिर क्या मकसद है मल्लिका का मुझे होटल राजमहल बुलाने का? मैंने तो इससे पहले उसे कभी देखा तक नहीं था। सबके पीछे कोई तो गहरा राज जरूर है। प्रिया सारे दिन में कई बार विशाल को कॉल करती है, लेकिन विशाल उसका फोन नहीं उठाता। इतने दिन से अच्छे से ना सो पाने की वजह से विशाल की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है और जैसे ही घड़ी में रात के 11 बजने वाले होते हैं, विशाल के दिल की धड़कनें अपने आप तेज होने लगती हैं। अब विशाल भागने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो होटल राजमहल से पीछा नहीं छोड़ा पाएगा।
11 बजते ही विशाल का सर जोर से चकराने लगता है और वो अगले ही पल होटल राजमहल की कुर्सी पर बैठा होता है। विशाल दहशत से इधर उधर देख रहा होता है। तभी होटल का दरवाजा अपने आप खुलता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होटल के अंदर दाखिल होती है। उसके पीछे उसका सामान उठाए हुए वही आदमी घुसता है जो हर वक्त विशाल के इर्द गिर्द रहता है। वो आदमी घूर कर विशाल की ओर देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। विशाल की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो आदमी बिना विशाल को कुछ कहे उसके ड्रॉर से रूम नंबर 1101 की चाबी लेकर वहां से चला जाता है। विशाल तो उस औरत को देख पा रहा होता है, लेकिन वो औरत एक पल के लिए भी विशाल की तरफ नहीं देखती। तभी विशाल को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है और कुछ ही देर में विशाल के सामने मल्लिका खड़ी होती है। मल्लिका ने बाथरोब पहना होता है और अपने बालों पर टॉवल लगाया होता है, जैसे कि वो अभी अभी बस नहा कर आई हो। विशाल उसको देखते ही अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो हंसते हुए पूछती है, तो क्या पता चला तुम्हें अमित ठाकुर से? ये सवाल सुनते ही विशाल के होश उड़ जाते हैं। डर के कारण उसका शरीर कांपने लगता है और वो मल्लिका की तरफ एक टक देखने लगता है। मल्लिका मुस्कुराते हुए कहती है, ये जानकर अच्छा लगा कि कोशिश कर रहे हो तुम। वेरी गुड। लेकिन तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो विशाल। तुम्हें यहां से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि विशाल कोई जवाब दे पाता, रिसेप्शन टेबल पर पड़ा फोन बजने लगता है। विशाल घबराहट के मारे पूरा हिल जाता है और खुद को गिरने से बचाने के लिए कुर्सी का सहारा लेता है। वो जैसे ही मल्लिका की तरफ देखता है, वो वहां से गायब हो चुकी होती है। विशाल डरते डरते फोन उठाता है तो सामने से एक औरत की आवाज उसे आती है, मेरी मदद कीजिए प्लीज, जल्दी से रूम नंबर 1101 पे आइए। इतनी देर में उस औरत के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और फोन कट जाता है। ये तो वही औरत है जो अभी अभी होटल के अंदर दाखिल हुई थी। ये सोचते हुए विशाल भागता हुआ 11वें फ्लोर की तरफ बढ़ता है। उसे रूम के बाहर पहुंचते ही अंदर से काफी शोर की आवाज सुनाई देती है। विशाल जैसे ही रूम नॉक करने लगता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर का नजारा देखकर विशाल की आंखें हैरानी में बड़ी होती चली जाती है। रूम के अंदर एक आदमी पूरी तरह से उस औरत को मार रहा होता है और वो औरत विशाल की तरफ देखकर उसे मदद के लिए बुला रही होती है। विशाल भागता हुआ उस तरफ बढ़ता है और उस आदमी को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विशाल जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो उसे पकड़ नहीं पाता, जैसे कि वो धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। विशाल बार बार अपने हाथों से उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नतीजा एक सा। वो चाहकर भी उस आदमी को नहीं रोक पा रहा था। विशाल ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फटाफट रूम में पड़े टेलीकॉम से पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन वो फोन बिल्कुल डेड पड़ा होता है। ये देखकर विशाल को यकीन नहीं होता, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इसी फोन से इस औरत ने रिसेप्शन पर फोन किया होता है। विशाल डरते हुए रूम से बाहर भागता है कि शायद उसे कोई और नजर आ जाए जो इस वक्त उस औरत की मदद कर सके, लेकिन विशाल पूरे कॉरिडोर में भागता है और चिल्लाता है, कोई है यहाँ, वो आदमी मार देगा उस औरत को, कोई उसकी मदद करो प्लीज। विशाल की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता और वहीं दूसरी तरफ अब उस औरत के चीखने की आवाज भी विशाल को सुनाई देनी बंद हो जाती है। विशाल भागकर जब रूम नंबर 1101 में जाता है, तब उस आदमी ने उस औरत को पंखे के साथ फांसी पर लटका दिया होता है। वो औरत पंखे पर झूल रही होती है और उसकी आंखें बाहर को निकल चुकी होती हैं। विशाल को ऐसा लगता है जैसे वो औरत उसे बचा ना पाने के लिए उसे घूर कर देख रही होती है। वहीं वो आदमी जिसने उस औरत को मार दिया है, वो अपना बैग उठाकर अपने कपड़े ठीक कर विशाल को देखकर हंसता हुआ वहां से जाने लगता है।
विशाल एक बार फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कहां भाग रहा है खूनी, रुक! लेकिन वो आदमी वहां से बाहर चला जाता है, जैसे उसने विशाल की बातें सुनी ही ना हो। विशाल जब उस औरत की तरफ देखता है, वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मेरा एक काम करना होगा विशाल। ये देखकर विशाल जोर जोर से चिल्लाते हुए पीछे हटने लगता है और इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही खुद को संभालते हुए ऊपर कमरे की तरफ देखता है तो कोई धड़ाम की आवाज के साथ कमरे को बंद कर देता है। ये देखकर विशाल घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता है, मल्लिका, मार दो मुझे, आकर मार दो मुझे, थक गया हूं मैं ऐसे होटल में भटकता भटकता। आखिर क्या गलती हुई है मुझसे? मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? मेरी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर कर दी है तुमने। इससे तो अच्छा तुम ये जिंदगी ही ले लो मुझसे। आओ, सजा दो मुझे, सजा दो मुझे। विशाल अभी भी ये सब कह ही रहा होता है कि उसे बहुत सारे लोगों के एक साथ आने की कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है, तभी सामने से मल्लिका आ रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। विशाल ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये इतने सारे लोग उसके सामने यहां होटल राजमहल में मौजूद हैं। मल्लिका कहती है, तुम यहां से जाना चाहते हो ना? इस होटल राजमहल से खुद को आजाद कर लेना चाहते हो ना? ठीक है, तुम जा सकते हो। विशाल को मल्लिका की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो विशाल को यहां से जाने के लिए कह रही है। वो धीरे धीरे जमीन से उठकर खड़ा होता है और खामोशी के साथ मल्लिका की तरफ देखता है। मल्लिका एक बार फिर कहती है, तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। विशाल बड़ी मुश्किल से शब्दों को जोड़ते हुए कहता है, शर्त? कैसी शर्त? मल्लिका रहस्यमयी मुस्कान के साथ विशाल से कहती है, जानते हो ये सब लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, ये कौन है? विशाल अपना सर ना में हिलाता है। मल्लिका कहती है, ये सारे लोग मर चुके हैं। यहां इनकी आत्माएं खड़ी हैं तुम्हारे सामने विशाल। 2015 में इस होटल में लगी आग में ये झुलस गए थे। ये होटल भले ही शहर के नक्शे से चल चुका हो, लेकिन आज भी इसमें 120 आत्माएं भटकती हैं मुक्ति पाने के लिए, और इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। यह सुनकर विशाल के पांव के नीचे से जमीन सरक जाती है और वो दहशत से सबके चेहरों की ओर देखने लगता है। वो सभी लोग घूर कर विशाल की ओर देख रहे होते हैं। विशाल के होठ कांपने लगते हैं और वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं होता। मल्लिका आगे कहती है, तुम्हें यहां मौजूद इन 120 आत्माओं की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। इन्हें मुक्ति दिलानी होगी। उसके बाद तुम यहां से जा सकते हो, फिर आजाद हो जाओगे तुम इस गुलामी से। तो क्या होगा आगे की कहानी में? कैसे करेगा विशाल इन आत्माओं की इच्छाओं को पूरा? क्या रिश्ता है उसका मल्लिका से? अगर आप भी इन सभी राज से पर्दा उठाना चाहते हैं